विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। यह कथन हमारे हिंदी साहित्य के महानायक मुंशी प्रेमचंद द्वारा कहा गया है। यह कथन इस वर्तमान समय में सिद्ध होता है। आज देश और दुनिया कोरोना की जिस कठिन काल से गुजर रहे हैं, उसमें संपूर्ण मानव जाति को अतिरिक्त संयम बरतने की आवश्यकता है। इस कोरोना काल में भी हम आज एक साथ हिंदी साहित्य की युग प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद के पावन जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने हेतु सम्मिलित हुए हैं। व्यक्ति वह अमर होता है जो समाज, देश और मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे न हटे। साहित्य वह कालजयी होता है जो किसी युग की सीमाओं में न बंधे, बल्कि उन सीमाओं से परे मानवता के लिए सदा एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता रहे। आधुनिक साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को जहाँ समाज का दर्पण कहा जाता है, वहीं उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही कहकर संबोधित किया है। तो आइए मुंशी प्रेमचंद के साहित्यकार व्यक्तित्व को उनकी रचनाओं के इन किरदारों के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, या यूं कहूं कि उनकी रचनाओं के इन चरित्रों को आज 2020 की नजरों से देखें। पंडित बुद्धिराम की लड़की का तिलक का कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है। अतिथि भोजन करके जा रहे हैं। घर के सारे सदस्य भी थक के खा पी के सो चुके हैं। बस कुछ बाकी रह गए हैं, तो वह है आंगन में पड़ी जूठी पत्तलें और उन जूठी पत्तलों से भोजन के टुकड़े बटोरती बूढ़ी काकी। कितनी मजेदार बनी है। सब्जी कितनी मसालेदार है और रायता कितना अच्छा है। उसने कितने सारे लोगों को भोजन कराया। सबका स्वागत सत्कार किया। इतनी सारी वाहवाही होती, लेकिन मेरी उसने बात बताई। अपनी सारी जायदाद मैंने उसके नाम कर दी और आज मेरे को कोई खाना तक पूछने को नहीं। इसीलिए ना, क्योंकि मैं कितना असहाय हूँ। माँ, घर चलो माँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। क्यों पुत्र, उस घर में तो मेरे रहने के लिए जगह न थी। मुझे शर्मिंदा न करो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपनी गलती समझ ली है। जगह की उम्मीद मेरे घर में नहीं, मेरी गलत सोच में थी, जिसे मैंने सुधार लिया। मैं आधुनिकता के बहकावे का शिकार हो गया था और ऑफिस के एक परियोजना कार्य के तहत मुझे पुराने ग्रंथों और पुरानी साहित्य का अध्ययन करना पड़ा और वहीं से मेरी आंखों पर लगा पश्चिमी आधुनिकता का चश्मा उतर गया। अब घर चलो ना माँ। आयुष्मान हो पुत्र, चलो घर चलो। अंतःकरण की सत्प्रेरणा ही अपने दोषों को स्वीकारने की शक्ति दे सकती है। पश्चाताप की सच्चाई ही एक स्वर्णिम कल की शुरुआत कर सकती है। वास्तव में अमर साहित्य तो वही है जो हर युग में राह भटकों को दिशा दिखा सके। जानती हो
सुधा, यदि आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो बड़े धूमधाम से एक योग्य वर ढूंढकर मेरा विवाह कराते। तो आज डॉक्टर भुवन मोहन मेरे पति होते, तुम्हारे नहीं। परंतु शायद मेरे भाग्य में एक दुहाजू वर ही लिखा था और मैंने इसे मेरा नसीब मानकर स्वीकार कर लिया है। आज दहेज की कुप्रवृत्ति के कारण मेरे जैसे न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हो गया है। मुझे माफ कर दो निर्मला, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक पढ़ा लिखा युवक होते हुए दिखावटीपन के पीछे अंधा होकर तथा झूठी सामाजिक प्रतिष्ठाओं की भावना के वशीभूत होकर सही समय पर उचित निर्णय न लेकर तुम्हारे परिवार का हित भूल गया। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। परिवार में पति पत्नी को अधिकार, घमंड एवं बड़प्पन की दृष्टि से नहीं, बल्कि आपसी समझौते से पारिवारिक प्रश्नों का हल ढूंढकर करना चाहिए और परिवार के हित में निर्णय लेना चाहिए। मैं समझ गया सुधा। निर्मला, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने छोटे भाई का विवाह आपकी छोटी बहन विष्णा से करवाना चाहता हूँ। मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के लिए बोझ बन गई हूँ। इस महंगाई के दौर पर वो मुझे ऊंची शिक्षा कैसे दे पाएंगे? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, ताकि मैं उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकूं। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो प्रिया? क्या हुआ? मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है। वो बहुत दिनों से बीमार है, परंतु इस बीमारी में भी उन्हें मेरी ही चिंता लगी रहती है। वो जीते जी मेरा विवाह देना चाहते हैं, परंतु वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे दहेज के तौर पर लाखों लाख रुपए की मांग करते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे MBA पढ़ाने के लिए अपनी सारी कमाई खर्च कर डाली। तुम आज की लड़की हो प्रिया, तुम्हारे मुंह से ये हताशा की बातें बिल्कुल अच्छी है। तुम कल ही अपने सर्टिफिकेट लेकर मेरी कंपनी में आ जाना। मुझे तुम्हारे जैसे योग्य कैंडिडेट की कब से तलाश थी। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से यह दिखाया है कि जब तक युवकों का मन परिवर्तन नहीं होगा और वे इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक अनेकों नेक युवतियां दुख करुणापूर्ण जीवन बिताते रहेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव एवं युवकों के सत्प्रयत्न से ही इस कुप्रथा को दूर किया जा सकता है। समझू साहू, आपके और अलगू चौधरी का विवाद बेबुनियाद है, क्योंकि जिस समय अलगू चौधरी ने आपको बैल बेचे थे उसे कोई बीमारी न थी और वो हट्टा कट्टा था। वह मरा इसलिए क्योंकि आपने उससे उसकी सामर्थ्य से ज्यादा काम लिया और उसका ख्याल न रखा। जिस समय अलगू चौधरी ने आपको बैल बेचे थे, यदि उसी समय आपने पैसे दे दिए होते तो आज आप पैसे लौटाने की बात न करते। आपको उस बैल के पूरे दाम देने होंगे। पंच परमेश्वर की जय। मित्र, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। धन्यवाद मुझे नहीं, बल्कि इस पंच की कुर्सी को दो जिसने आज मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। तुम्हें? वह कैसे? जब समझू साहू ने मुझे पंच बनाया तो सचमुच मेरे मन में तुमसे बदला लेने का भावना थी, पर जैसे ही मैं पंच की कुर्सी पर बैठा मेरे मनोभाव बदल गए। मेरे अंतर आत्मा से आवाज आई कि यह पंच का आसन है और पंच का पद परमेश्वर के सदृश होता है। परमेश्वर के आसन पर बैठकर हृदय में मनोविकारों के लिए कोई जगह न होनी चाहिए। पंच के निर्णय में पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए धन्यवाद इस पंच की कुर्सी का जिसने मेरे चरित्र को दागदार होने से बचा लिया। पंच परमेश्वर की जय। आज तो आप खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ और आश्वस्त हूँ कि जैसे मेरी बेटी के अपराधियों को सजा मिली, वे समाज और देश के हर व्यक्ति को हमारी न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना सिखाएगा। जी माँ जी, निर्भया के दोषियों को फांसी मिलना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। न्यायाधीश की कुर्सी तो ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करती है। कभी देर हो जाती है, पर देर से ही सही।
न्याय मिलता जरूर है। सही है, पुराने समय में पंच की बात रही हो या आज के समय में न्यायाधीश की कुर्सी, धर्म तो दोनों का एक ही है, सत्य की रक्षा, सत्यमेव जयते। समय के पन्नों पर चरित्रों के नाम भले ही बदल जाए, चाहे वे बूढ़ी काकी हो, निर्मला हो या अलगू और जुम्मन हो। जब वे चरित्र अपने तत्कालीन समय के पन्नों से बाहर निकलकर वर्तमान युग को दिशा दिखाने लगे और हमारे आज के जीवन को संवारने में हमारी मदद करने लगे, तो वह साहित्य कालजयी बन जाता है और उसका साहित्यकार कालजयी साहित्यकार।